गरीब बहू की अफसर सहेली। नताशा और बिंदु दोनों ही बहुत अच्छी सहेलियां थीं। वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहती थीं। हमेशा की तरह आज भी वो दोनों नताशा के घर पर खेल रही थी कि तभी बिंदु की माँ ममता उसे लेने के लिए आई। बिंदु, चलो बेटा, बाबा बुला रहे हैं। चल नताशा, अब मैं चलती हूँ। नहीं। इससे पहले बिंदु कुछ बोलती, वहां नताशा की माँ कोयल आ गई। चलो नताशा, अब इस भिखारी लड़की को यहाँ से जाने दो। मम्मी, आप बिंदु को ऐसे मत बोलिए। तो चुप कर। मेरा मतलब माय बेबी गर्ल, अब तुम्हारी भी कुछ देर आराम का समय है, तो तुम अब इसे भी घर जाने दो। बेचारी बिंदु सहम गई और वहां से जाने लगी। तभी, एक मिनट रुक बिंदु। नताशा ने अपनी गुड़िया निकाली और बिंदु के हाथ में दे दी। बिंदु, तू मेरी मम्मी की बात का बुरा मत मानना। ये ले, तू मेरी गुड़िया ले ले। ठीक है। इससे पहले कोयल कुछ बोलती, बिंदु की माँ ममता वहां अंदर आ गई। अरे बिंदु, चलो, और ये गुड़िया नताशा को वापस करो। नहीं आंटी, ये मैंने ही बिंदु को दी है। ऐसा क्या? तुम्हारा शुक्रिया। चलो बिंदु, बाबा इंतजार कर रहे हैं। ममता बिंदु को वहां से ले गई। कोयल मन ही मन जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन ना वो अपनी बेटी को कुछ बोल सकती थी और ना ही बिंदु या उसकी माँ को। इसी तरह समय बीत गया और दोनों ही लड़कियां अपनी 12वीं कक्षा में आ गई। समय के साथ साथ बिंदु और नताशा की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई थी, जिसे देख कोयल अपने पति विनोद से बोली, सुनिए जी, मुझे आपसे नताशा के बारे में कुछ बात करनी है। बोलो। देखिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची कामयाब हो, बड़े बड़े लोगों से उसकी अच्छी बात हो और ये दुनिया उसका सम्मान करे। हाँ, तो मैं उसे इस माहौल से निकालकर कहीं और भेजना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप नताशा की पढ़ाई की बात अमेरिका में करो। इतनी दूर? हाँ, इतनी ही दूर। मैं चाहती हूँ कि ये बिंदु नाम की बला उससे इतनी दूर हो जाए कि वो उसके ख्यालों में भी ना रहे, और ऐसा करने के लिए हमें अपनी बच्ची को इतनी दूर ही भेजना पड़ेगा। फिर क्या था, विनोद एक अमीर आदमी था। उसने अपनी बच्ची की पढ़ाई के बाद अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में कर ली, और आखिर वो दिन भी आ गया जब नताशा को अपना घर परिवार छोड़कर अमेरिका जाना था। नताशा बेबी, तुम्हारी गाड़ी तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने बस आने ही वाली है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? वो बात नहीं है मम्मी, मैं बस बिंदु के बारे में सोच रही थी। हम लोग बहुत दूर हो जाएंगे। ओह, तुम भी किस मनहूस मेरा मतलब किसके बारे में सोच रही हो? अब तुम उसे भूल जाओ और बस अपने सुनहरे भविष्य के बारे में सोचो। ऐसा नहीं होगा। मेरी दोस्त को मैं कभी नहीं भूलूंगी। दोस्त? अरे, उस लड़की को तुम दोस्त कहती हो? वो सिर्फ बस हमारी अमीरी का फायदा उठाने के लिए तुम्हारे साथ थी, वरना अगर वो तुम्हारी सच्ची दोस्त होती तो तुम्हें मिलने आती। बस कीजिए मम्मी, मुझे पता है वो मुझे मिलने जरूर आएगी। नताशा बिंदु का इंतजार कर रही थी। आखिरकार नताशा की गाड़ी उसे लेने आ गई। मैंने बोला था ना बेबी, वो लड़की बस हमारे पैसे के। कोयल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी नताशा को बिंदु की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से भागती हुई उसके पास आ रही थी। नताशा, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। बिंदु, मेरे पास कुछ है। बिंदु ने उसे बचपन की गुड़िया दिखाई। ये तो वही, मैंने इसे संभाल कर रखा हुआ है। मेरी दोस्त, बस वो अपना ख्याल रखना और वहां जाकर मुझे भूल मत जाना, कभी नहीं। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उन दोनों की आंखों में आंसू थे और फिर नताशा वहां से बहुत दूर चली गई। दोनों सहेलियों के रास्ते अब बिल्कुल जुदा हो चुके थे। एक तरफ नताशा विदेश में एक बड़ी कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बिंदु किसी की दुनिया बसाने वाली थी। हाय मेरी बच्ची, तू हमेशा खुश रहना और अपने परिवार को भी खुश रखना। आज बिंदु की शादी का दिन था और कुछ ही देर में उसकी शादी हो गई और अब बिंदु अपने ससुराल आ चुकी थी। बिंदु के ससुराल वाले भी करीब ही थे, जिसकी वजह से बिंदु के दिन मुश्किलों में कट रहे थे। भाभी, आज तो आपको काम पर जाने में बहुत देरी हो गई। जानती हूँ, लेकिन घर के काम करना भी तो मेरा फर्ज ही है ना। बिंदु अपने घर के कामों से निपटकर दूसरे लोगों के घर में झाड़ू पोंछा करने चली गई।
बिंदु अपने घर को चलाने के लिए यही काम किया करती थी। उसका पति और ससुर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। वो दुकान कुछ ज्यादा नहीं चलती थी, जिसकी वजह से घर का खर्च चलाने के लिए बिंदु को भी काम करना पड़ता था। तो वहीं दूसरी तरफ नताशा एक बड़ी कलेक्टर बनकर अमेरिका से वापस लौट आई थी। यहाँ से ऐसे कर लेना। तभी उसका फोन बजा। जी मम्मी, मैं आ रही हूँ। नताशा पूरी बदल चुकी थी। उसकी आंखों पर काला चश्मा था और उसके दोनों तरफ 2 पुलिस वाले। एक तरफ एक दोस्त की जिंदगी में सारे सुख थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक मुश्किल हालातों से जूझ रही थी। आखिरकार आज का भी काम खत्म हो गया। एक तरफ बिंदु अपना काम करके घर लौट रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नताशा बिंदु को ढूंढ रही थी। मैं अपनी बचपन की सहेली से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ रहती होगी। जो भी हो, मैं उसे ढूंढ ही लूंगी। अगली सुबह बिंदु बाकी दिनों की तरह ही अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर ही हॉर्न बजा रहा है। शायद वहम होगा। तभी फिर से आवाज आई, मुझे देखना चाहिए। बिंदु बाहर गई तो इसने घर के दरवाजे पर एक गाड़ी को खड़े हुए देखा। कौन है और क्यों हॉर्न बजा रहा है? बिंदु के ऐसा बोलते ही गाड़ी से नताशा बाहर आई। सरप्राइज! नताशा! हाँ, मैडम, तूने इतनी बड़ी कलेक्टर से पूरा शहर छनवा दिया। जानती है, अमेरिका से आकर सबसे पहले मैं तेरे ही पास आने वाली थी। तभी बिंदु आकर उसके गले लग गई। तू अंदर आ। बिंदु नताशा को अंदर ले गई और उसे अपने नए परिवार से मिलवाया। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अपनी सहेली के घर की हालत देखकर नताशा सब समझ गई। बिंदु की सास ने उन्हें चाय और बिस्किट लाकर दिए और फिर वो दोनों अपनी बचपन की बातें करने लगी। बिंदु, चल, बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना होगा, थोड़ा सा काम है। ओके कलेक्टर साहब, ये ले मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। अरे ये क्या? तू खुद ही देख लेना। और हाँ, अब से तुझे किसी और के घर जाकर झाड़ू पोछा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले। नताशा ने बिंदु को अपनी कंपनी का एक कार्ड दिया। ये क्या है? तेरी सहेली बस कलेक्टर ही नहीं, एक बड़ी कंपनी की मालिक भी है और मैं तुझे उस कंपनी की मैनेजर बनाती हूँ। पर मैं जानती हूँ तू मेरे काम को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। कल टाइम से आ जाना और हाँ, मेरे जीजा जी को भी लेकर आना। नताशा वहां से चली गई। बिंदु ने अपनी नौकरी के बारे में अपने घर वालों को बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। अब बिंदु और उसका पति दोनों ही नताशा की कंपनी में काम करते थे। उनके हालात भी पूरी तरह सुधर चुके थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। रिया देखो, मैंने कॉलेज में टॉप किया है। ओ वाओ, कांग्रेचुलेशंस पूजा। मैं जानती थी कि मेरी फ्रेंड पूरे कॉलेज में टॉप करेगी। अब तुम देखना रिया, अब मैं बहुत अच्छी जॉब करूंगी और मेरे परिवार की जितनी भी परेशानी है उनको दूर कर दूंगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ की हर सक्सेस मिलेगी। रिया, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? पूजा, वो मेरे डैड मुझे आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा भेज रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रही हो। पूजा, अब मैं 2 साल बाद ही आऊंगी और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक मैं वापस आऊं तब तक तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रही हो। पूजा और रिया में बेहद ही प्यार था। दोनों कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रही थी। दोनों ही नमी भरी आंखों से एक दूसरे को विदा करते हैं। 2 साल बाद। पूजा बहू, ये ले पैसे, जाकर रात के खाने के लिए कुछ राशन लिया। तेरे ससुर जी और पति के आने का भी समय हो रहा है। माँ जी, इतने पैसों में सबके लिए क्या ही बना पाऊंगी मैं? इन पैसों में जितना राशन आएगा उतने में तो हम सब पेट भर के खाना भी नहीं खा पाएंगे। बहू, तू तो जानती है ना, हमारी इतनी कमाई कहाँ कि हम किसी भी दिन पेट भर के खाना खाएं। कोई बात नहीं माँ जी, हम सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। माँ, लो, मैंने पड़ोस वाली काकी के कपड़े सिल दिए, आप उन्हें दे आओ और उनसे पैसे ले लेना। शादी की उम्र में जहाँ इसे ससुराल में रहना चाहिए था, अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीना चाहिए, वहाँ मेरी बच्ची दूसरों के कपड़े सिल रही है। माँ,
मैं क्या आप लोगों पर बोझ हूँ जो आप बार बार ऐसा बोलती हो? मेरी शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी। पूजा का ससुराल बहुत गरीब था, जिस वजह से इन लोगों को कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। पूजा का पति रंजीत और ससुर मोहन मजदूरी किया करते थे, जिस वजह से घर में सिर्फ इतने ही पैसे आ पाते थे जिससे ये लोग खाना खा सकें। इतनी गरीबी होने के कारण अनीता अपनी इकलौती बेटी की शादी भी नहीं करा पाती है। उनके दिन गरीबी में निकल ही रहे होते हैं कि एक दिन, क्या हुआ? आप दोनों आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? हम जिस बिल्डिंग की साइड पर काम कर रहे थे आज उसका काम पूरा हो गया है, इसलिए हम आज जल्दी आ गए। अब हमें जल्द से जल्द दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा, वरना हमारा घर कैसे चलेगा? जो 2 वक्त की रोटी हम खाते हैं वो भी हमें नसीब नहीं होगी। मोहन और रंजीत दोनों के काम छूट जाने पर घर की परेशानी और बढ़ जाती है। भाभी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को है क्या? आरती, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। जब से बाबूजी और इनका काम छूटा है तब से खाने की घर में और भी तंगी हो गई है। भाभी, मैं एक काम करती हूँ, किराने की दुकान से कुछ राशन उधार ले आती हूँ। हमने उनसे पहले ही बहुत ज्यादा उधार कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि वो अब हमें उधार कुछ भी सामान देंगे। पूजा से अब अपनी घर की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए अब वो मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचना शुरू कर देती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूजा सामान बेच ही रही होती है कि उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। देखने से वो गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी लग रही होती है। पूजा गाड़ी को देख ही रही होती है कि तभी उस गाड़ी से उसकी बचपन की सहेली रिया निकलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और रिया भी पूजा को देख लेती है। रिया, पूजा तू कैसी है रिया? और तू कनाडा से वापस कब आई? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? और तू मंदिर के बाहर क्या कर रही है? मैं यहाँ पूजा का सामान बेचती हूँ। लेकिन तू ये सब क्यों कर रही है? तूने तो कहा था ना कि तू एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करेगी। रिया, हालात सब सिखा देते हैं। जब तू अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चली गई थी, उसके कुछ ही दिनों के अंदर माँ बाबा ने मेरी शादी करा दी थी। बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। वो जीते जी मेरा घर बसता हुआ देखना चाहते थे, जिस वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन मेरी शादी के कुछ ही दिनों के अंदर ही बाबा की मृत्यु हो गई और इसके बाद माँ भी अपने गांव चली गई। तो ये कारण था। जब मैं कनाडा के बाद तेरे घर आई तो तेरे घर पर ताला लगा हुआ था। मैंने सबसे पूछा तेरे बारे में, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था कि तू कहाँ है। मैंने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तू मुझे नहीं मिली। कनाडा से वापस आने के बाद मेरे डैड ने भी मेरी शादी कर दी थी और आज मैं अपने परिवार के साथ मंदिर आई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी तुझसे मुलाकात ऐसे होगी। दोनों सहेली रोते हुए एक दूसरे के गले मिलती हैं। रिया बहू, ये कौन है? माँ जी, ये मेरी बचपन की सहेली पूजा है। अच्छा, तो आप हैं पूजा। रिया हमेशा मुझसे आपकी ही बातें किया करती थी, आज आपको देख भी लिया। अब ऐसे ही बात करेगी या मुझे अपने ससुराल भी लेकर जाएगी? मुझे भी तो मेरे जीजू देखने हैं। तूने तो अपने जीजू देख लिए। रिया की बात सुनकर पूजा घबरा जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि कैसे वो अपने गरीब ससुराल में अपनी अमीर सहेली के अमीर ससुराल वालों को लेकर जाए, लेकिन वो अपनी सहेली को मना नहीं कर पाती। जिसके बाद पूजा रिया और उसके परिवार को अपने घर ले आती है। बहू, ये सब कौन है? माँ जी, ये मेरी बचपन की सहेली रिया है और ये उसकी ससुराल वाले हैं। आइए आइए, आप सब खड़े क्यों हैं? बैठिए। अपनी सहेली का एक कमरे का ससुराल देखने पर रिया को सब कुछ पता चल जाता है कि पूजा का परिवार किस परेशानी में रह रहा है। उसको ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। पूजा, तू तो पढ़ने में इतनी ज्यादा अच्छी थी, तू तो कॉलेज और स्कूल की टॉपर थी ना, तो तू ये क्या कर रही है? पूजा अपने घर के सारे हालात को रिया को बताती है, जिससे सुनकर रिया कहती है, पूजा, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। अब तो किसी भी बात की फिक्र मत कर मेरी सहेली, क्योंकि अब तेरी सहेली आ गई है। मेरे हस्बैंड की कंपनी में डीएम की पोस्ट खाली है। क्योंकि इस पोस्ट लायक अभी तक मेरे हस्बैंड को कोई नहीं मिला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू इस पोस्ट पर आए और मेरे हस्बैंड की कंपनी में काम करे। लेकिन रिया, मैं कैसे करूँगी? पूजा, तू ही ये काम कर सकती है। मैं जानती हूँ तू बहुत होशियार है और तेरे अलावा कोई इस पोस्ट को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता।
रिया के बार बार कहने पर पूजा इसके लिए मान जाती है और कंपनी में जाकर काम करने लगती है। रिया पूजा के हस्बैंड को भी कंपनी में काम पर लगवा देती है। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में पूजा के घर के हालात ठीक हो जाते हैं और वो सब एक कमरे के घर से बाहर निकलकर एक बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो देवर जी। वो पूजा भाभी की नंद है ना, आरती, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में? रिया खुशी से पूजा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पूजा और उसका सारा परिवार बहुत खुश हो जाते हैं। क्या सच में रिया? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रिया, थैंक यू सो मच। तूने जो भी मेरे और मेरे परिवार के लिए किया है ना, उसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। बस बस, अब तू ये सब बोलकर ना मुझे पराया मत कर। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आरती की शादी रोनी से हो जाती है और अब पूजा का परिवार खुशी खुशी रहता है।